हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th फिज़िक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें लास्ट 2 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। और हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। और हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट शेप के करंट कैरिंग कंडक्टर्स की मैग्नेटिक फील्ड्स किस किस तरह की होती है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर को आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। ये जो हमारा कंसेप्ट है, ये बात हमें बताई थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एम्पियर। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे उन्हें ये पता चला कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस कंडक्टर पर फोर्स एक्सर्ट होगा जिससे वो कंडक्टर मूव करेगा। तो एक छोटी सी एक्टिविटी करके हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कैसे? हमने क्या किया, यहाँ पर एक मैग्नेट ली हुई है, हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट यहाँ पर रखी हुई दिखाई दे रही है। ये है उसका नॉर्थ पोल और इधर है उसका साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट को हमने अपनी जगह पर फिक्स किया हुआ है, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकती। और हमने क्या किया है कि ये एल्यूमिनियम की रॉड हमने ली है और इसको हमने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी है यहाँ पर और एक स्विच आपको दिखाई दे रहा है, उससे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमें ये पता है, और ये जो रॉड है ये क्योंकि ऐसे तारों से बांधकर हमने, वायर से बांधकर हमने यहाँ पर सस्पेंड की हुई है, लटकाई हुई है, तो ये मूव करने के लिए फ्री है। अगर इस पर कोई फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगी। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टर में, इस एल्यूमिनियम रॉड में जो कि एक कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। तो इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये जो हमारा कंडक्टर है ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने लगेगा, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। एक मैग्नेट हमने ऑलरेडी यहाँ रखी हुई है और हमें ये भी पता है कि अगर हम दो मैग्नेट्स को पास में लाते हैं तो क्योंकि लाइक पोल्स रेपल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी यही होगा। ये जो एल्यूमिनियम रॉड है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है और ये जो दूसरी हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट रखी है ये तो मैग्नेट है ही। तो इन दोनों के लाइक पोल्स रेपल करेंगे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। उसकी वजह से इस एल्यूमिनियम रॉड पर ये दूसरी वाली मैग्नेट एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगी। इसको अपनी तरफ या तो खींचेगी, इसके एक तरफ को अपनी तरफ, ये जो इसका साउथ पोल है वो इसके नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगा और इसका नॉर्थ पोल जो है वो इसके साउथ पोल को अपनी तरफ खींचेगा। तो उससे क्या होगा, हमारी ये जो एल्यूमिनियम रॉड है ये अपनी जगह से मूव करेगी। इस एल्यूमिनियम रॉड पर फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये रॉड अपनी जगह से हिल जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर पर कोई फोर्स एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से वो कंडक्टर मूव करता है। ठीक है, और इस फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमने और क्या देखा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो इस रॉड पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पर बैटरी यहाँ पर उल्टा करके लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल इधर, तो क्या होगा, अब सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते ही इस रॉड पर जो फोर्स लग रहा था उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो अगर पहले रॉड इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो अब हम देखेंगे कि करंट रिवर्स करने के बाद इस रॉड के मूवमेंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर हम बैटरी को, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, हम इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये हमारी हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था। तो हमें पता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी। सपोज कीजिए इस मैग्नेट को हमने उल्टा करके रख दिया होता, इस तरह रख दिया होता कि यहाँ पर नॉर्थ पोल होता और यहाँ पर साउथ पोल होता, तो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी
रिवर्स हो जाती, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगी वो तो हमेशा। जब हम ऐसा करेंगे तब भी हम क्या देखेंगे कि ये जो एल्यूमिनियम रॉड है इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। पहले अगर ये एल्यूमिनियम रॉड इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने के बाद इसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रही है? फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड कर रही है करंट की डायरेक्शन पर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो भी फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो भी फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हमने यहाँ पर देखी है वो ये कि इस रॉड पर सबसे ज़्यादा फोर्स कब लग रहा है? इस पर सबसे ज़्यादा फोर्स तब लगता है जब इसमें फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। सपोज कीजिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और इसमें हमने करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है या फिर इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, करंट या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस टाइम पर इस कंडक्टर पर सबसे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा, यानी ये जो रॉड थी एल्यूमिनियम की अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इस तरह से परपेंडिकुलर अगर हम इस तरह से रखेंगे इसको तो उसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा। लेकिन सपोज कीजिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ टू साउथ और हमने अपने कंडक्टर को इसमें ऐसे रख दिया इस तरह से या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रख दिया। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या तो सेम ही है या फिर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है ना। ये हमारा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है ना। सेम डायरेक्शन में करंट है तो हम क्या बोलेंगे? पैरेलल है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो हम बोलेंगे एंटी पैरेलल है। अगर हम ऐसे रखते हैं तो इस समय कंडक्टर पर मिनिमम फोर्स एक्सर्ट होता है, ज़ीरो फोर्स एक्सर्ट होता है, हमारा कंडक्टर इस टाइम पर मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता, मिनिमम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। और अगर करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो उस समय कंडक्टर पर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होता है। उस टाइम पर कंडक्टर में मोशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये फोर्स की एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगी। अगर सपोज कीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड थी, एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें मैंने एक कंडक्टर को इस तरह से उसके परपेंडिकुलर रख दिया है, तो अब ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये हम जानना चाहते हैं। तो ये जानने के लिए ये जानने में हमारी हेल्प करेगा एक रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने जो ये रूल दिया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है ये रूल? अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को और थंब को, मिडिल फिंगर को और थंब को इस तरह से एक्सटेंड करो कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, है ना। एक ऐसे है तो एक ऐसे है तो एक ऐसे तो आपकी तरफ को है ना, एक इस तरफ को है, एक ऊपर की तरफ को है तो एक आपकी तरफ को है। इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये तीनों हो जाए। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री या 90 डिग्री, सारे एंगल्स क्या बन रहे हैं? 90 डिग्री के बन रहे हैं। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को और थंब को इस तरह से एक्सटेंड करें, इस तरह से फैला लें कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और उसमें भी हम क्या ध्यान रखें कि फोर फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हो, मिडिल फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हो, तो हमारा थंब फोर्स की या मोशन की डायरेक्शन शो करेगा। अगर हम पता लगाना चाह रहे हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है और इस तरह से रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यानी हमारा कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी फोर फिंगर को तो आप लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से एक्सटेंड करेंगे,
ठीक है। और मिडिल फिंगर से शो करेंगे आप करंट की डायरेक्शन, तो अपनी मिडिल फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे इस तरह से कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हमने क्या किया है, अपने मिडिल फिंगर को, फोर फिंगर को और थंब को पहले स्ट्रेच कर लिया है इस तरह से कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हमने अपनी फोर फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट किया है और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट किया है। तो आपके थंब की जो भी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में हमारे कंडक्टर पर फोर्स लगेगा। जैसे अगर आप अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करें और इसके अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ बना रखा है अपनी फिंगर्स को इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेच करें, कैसे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, फोर फिंगर और थंब और मिडिल फिंगर। फोर फिंगर को आप इस तरह से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आप पॉइंट कीजिए, ठीक है। और करंट क्योंकि आपसे अवे है तो मिडिल फिंगर को अपने से अवे पॉइंट कीजिए, तो आपका थंब आपको किधर जाता हुआ दिखाई देगा, आपका थंब आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। इस केस में अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है नॉर्थ टू साउथ है ना पेपर के प्लेन पर, और हमारा जो करंट है वो हमसे अवे जा रहा है, तो आपको थंब इस तरह से आप फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को अरेंज करेंगे तो आपको थंब किधर जाता हुआ दिखाई देगा, कौन सी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता हुआ दिखाई देगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता हुआ दिखाई देगा, डाउनवर्ड पॉइंट करता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा, तो कंडक्टर नीचे की तरफ को मूव करेगा। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास ये नॉर्थ टू साउथ, और इसमें हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है लेकिन इस बार करंट उसका हमारी तरफ को पॉइंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, हमारी तरफ को आ रहा है करंट। तो फिर से अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लगाकर ये पता करने की कोशिश करें कि ये कंडक्टर किस तरफ को मूव करेगा, तो फोर फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को पहले स्ट्रेच कर लेते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और फिर क्या करेंगे, फोर फिंगर को हम नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, तो अपनी तरफ को आप मिडिल फिंगर को पॉइंट करेंगे इस डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन में आपने पॉइंट किया अपनी फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को पॉइंट करेंगे अपनी तरफ, तो आपको थंब किस तरफ दिखाई देगा, अपना किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता हुआ दिखाई देगा, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता हुआ दिखाई देगा। यानी हमारे कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो हमारा कंडक्टर नीचे से ऊपर की तरफ को मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसा सा आपको यहाँ पर कुछ बनता दिखाई देगा, ये थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करता हुआ दिखाई देगा, फोर फिंगर ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये आपने अपनी तरफ पॉइंट की हुई है, ये आपकी तरफ पॉइंट हो रहा है, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है, तो थंब किधर को पॉइंट करेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये वो रूल है जिसको यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं और इस तरह से रख रहे हैं कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरफ को मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा है इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने एक डिवाइस बनाई हुई है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत काम की डिवाइस है, हम अपने घर में बहुत सारी जगहों पर इलेक्ट्रिक मोटर को यूज़ करते हैं। क्या करती है डिवाइस, एक रोटेटिंग डिवाइस है, घूमने वाली डिवाइस है ये, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे हैं जिनमें जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो कोई चीज़ घूमने लगती है, उन सभी अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक मोटर प्रेजेंट होती है। जैसे फैन, पंखा आपने स्विच ऑन किया तो पंखा घूमने लगा, इसका मतलब पंखे में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक मोटर प्रेजेंट है। रेफ्रिजरेटर में भी कूलिंग के लिए फैंस होते हैं जो घूमते हैं, तो उनमें भी मोटर प्रेजेंट है। मिक्सर में तो हमें पता ही है उनके उसके अंदर जो ब्लेड लगे होते हैं स्विच ऑन करते ही वो ब्लेड घूमने लगते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मिक्सर में भी इलेक्ट्रिक मोटर प्रेजेंट है। ऐसी वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर में, MP3 प्लेयर्स में, इन सब में जिसमें भी कहीं कोई घूमने वाला रोटेट करने वाला पार्ट है कि हमने करंट
उसमें सप्लाई किया और वो पार्ट घूमने लगा, तो उसका मतलब वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और वो घूमना शुरू कर देती है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। किस प्रिंसिपल पर ये इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है? जो प्रिंसिपल अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये इस कंडक्टर पर कोई फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये कंडक्टर मूव करेगा। इसी प्रिंसिपल पर हमारी इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, किस तरह की कंस्ट्रक्शन है इसकी, तो सबसे पहले तो एक मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर की ज़रूरत है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ताकि वो मूव कर सके। तो हमने क्या किया हुआ है, एक मैग्नेट यहाँ रखी हुई है, तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है यहाँ पर और एक दूसरी मैग्नेट है जिसका साउथ पोल यहाँ पर प्रेजेंट है। हमें पता है इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसकी, नॉर्थ टू साउथ। इस डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखी हुई है एक कॉइल ABCD। ये जो आपको दिखाई दे रही है क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये है रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, इसको हमने रखा है और हमने क्या कर रखा है, इस कॉइल को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक, ये जो आपको रिंग दिखाई दे रही है जिसे कहते हैं हम स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स P और Q। ये एक पूरी रिंग ऐसे कंप्लीट रिंग नहीं है, क्या हो रहा है, ये इस रिंग के दो पार्ट्स हैं जो अलग अलग है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, एक पार्ट है P और एक पार्ट है Q और ये दोनों पार्ट्स जुड़े हुए हैं एक एक्सिल से। ये जो आपको रॉड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, आयरन का रॉड या स्टील का रॉड जैसा समथिंग, ये है एक्सिल। तो इस एक्सिल पर लगी हुई है स्प्लिट रिंग्स P एंड Q और उन स्प्लिट रिंग्स से कनेक्टेड है हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, ये जो हमारी स्प्लिट रिंग्स हैं इनका अंदर का पार्ट इंसुलेटेड है, तो यहाँ से करंट पास नहीं हो सकता। फिर हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें करंट सप्लाई करने के लिए, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है तो करंट तो हमें चाहिए इस कॉइल के अंदर, इसमें करंट सप्लाई करने के लिए हमने इस पूरे चीज़ को, पूरे अपरेटस को ज्वाइन किया हुआ है एक आउटर सर्किट से। यहाँ एक बैटरी लगी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ एक स्विच लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने इसको बैटरी से और स्विच से कनेक्ट कर रखा है। कैसे, दो ब्रशेस के थ्रू। ये एक्स और वाई क्या हैं, ये ब्रशेस हैं, ग्रेफाइट के या कार्बन के ब्रशेस हैं जो कि हमारी स्प्लिट रिंग को लाइटली टच कर रहे हैं। इसके साथ ऐसे ही जुड़े, परमानेंट फिक्स्ड नहीं है, ये उसको जस्ट लाइटली टच कर रहे हैं। तो जब भी इसको टच कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा, यहाँ बैट स्विच हम ऑन करेंगे तो करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। तो करंट फ्लो करेगा, वो पहले जाएगा एक्स ब्रश में, एक्स ब्रश क्योंकि लाइटली टच्ड है पी स्प्लिट रिंग से तो वो पी स्प्लिट रिंग में जाएगा। पी स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है हमारी ये कॉइल ABCD कॉइल, तो यहाँ से वो कहाँ जाएगा, इस ABCD कॉइल में जाएगा। A से B में जाएगा, B से C में जाएगा, फिर C से D में आएगा और फिर यहाँ पहुँचेगा ये स्प्लिट रिंग Q में। स्प्लिट रिंग जो Q है वो कनेक्टेड है Y ब्रश से, तो करंट जाएगा Y ब्रश में और Y ब्रश से फिर ये वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। ठीक है, ये पाथ है जो करंट हमारा लेने वाला है। और क्योंकि स्प्लिट रिंग यहाँ बीच में से तो इंसुलेटेड है, तो हमारी स्टील की आयरन की रॉड में कोई करंट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते ही हमें पता है कि AB, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें यहाँ इसकी AB ब्रांच में यहाँ पर A से B डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। फिर करंट कैसे जा रहा है, B टू C जा रहा है, फिर करंट जा रहा है C टू D और फिर D से जा रहा है वो यहाँ ब्रश Y तक। ठीक है, ब्रश X से करंट आया, X से गया A में, फिर X से गया B में, A से B में, फिर B से C में, C से D में और D से फिर Y में। तो अगर यहाँ पर हम देखें रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या है, ABCD, ये हमारे करंट की डायरेक्शन है। पहले A में जा रहा है, फिर B में, फिर C में, फिर D में। ठीक है,
अब इस मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड थी क्योंकि हमने मैग्नेट रखी हुई थी, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कॉइल रखी हुई है। तो अभी जो हमने पीछे प्रिंसिपल देखा है वो क्या कहता है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे पता लगा सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम पता लगा सकते हैं। वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ टू साउथ। तो अपनी लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए, थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को। फोर फिंगर को रखिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। और करंट जा रहा है आपसे अवे, करंट जा रहा है आपसे दूर, तो मिडिल फिंगर को कर दीजिए अपने से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही हो। तो आपका थंब आप क्या देखेंगे, किस तरफ को पॉइंट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ आपको दिखाई देगा। थंब किधर को पॉइंट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ऐसे कुछ आपको बनता दिखाई देगा। ये आपकी फोर फिंगर है और ये आपकी मिडिल फिंगर है जो आपसे दूर दूर पॉइंट कर रही है। तो थंब आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ए बी पर फोर्स नीचे की ऊपर से नीचे की तरफ को लगेगा, तो ए बी जो है ये ए बी वाला पार्ट ये नीचे की तरफ मूव करेगा। उसके बाद करंट BC में जाएगा। BC में तो करंट की डायरेक्शन और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल है, तो BC पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर करंट C से D में आ रहा है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी वही है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन इस बार क्या हो गई है, आपकी तरफ। तो फिर से अगर आप अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, फोर फिंगर पॉइंट करिए फील्ड की डायरेक्शन में और आपकी मिडिल फिंगर पॉइंट करिए आपकी तरफ, तो आप देखेंगे थंब किस तरफ को पॉइंट करेगा, इस बार थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। यानी CD पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। तो नीचे से ऊपर जब CD में फोर्स लगेगा तो CD नीचे से ऊपर की तरफ को मूव करेगी। AB पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, CD पर फोर्स अपर डायरेक्शन में लगेगा, तो क्या होगा, AB नीचे जाएगी और CD ऊपर आएगी। इस फोर्स की वजह से ये कैसे हो जाएगी, ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा ये वर्टिकल हो गई, CD ऊपर है और AB नीचे है। लेकिन वर्टिकल होते होते ये अब इतना मोमेंटम गेन कर चुकी है, इसकी स्पीड बढ़ चुकी है कि उसी मोमेंटम से अब ये वापस से पलट जाएगी। जब ये पूरी पलट जाएगी तो क्या होगा, अब CD आ जाएगी इस तरफ जहाँ पर पहले AB थी, है ना, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट में पहले AB थी, राइट में CD थी। जब ये कॉइल पूरी पलट गई तो क्या होगा, अब CD आ गई लेफ्ट में और AB चली गई हमारी राइट में, ठीक है। AB की जगह आ गई CD और CD की जगह आ गई AB। ऐसा होते ही अब ये जो CD है ये तो कनेक्ट हो जाएगी हमारी ब्रश X के साथ में, और ये जो AB है ये कनेक्ट हो जाएगी ब्रश Y के साथ में। पहले क्या था, AB कनेक्टेड थी ब्रश X के साथ में और CD कनेक्टेड थी ब्रश Y के साथ में। अब उल्टा हो गया, CD कनेक्ट हो गई ब्रश X के साथ में और AB कनेक्ट हो गई ब्रश Y के साथ में, ठीक है। X हमारा ब्रश कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और Y ब्रश हमारा कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो अब क्या होगा, करंट तो फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन अब क्या हो गई, करंट पहले D में जाएगा, X ब्रश में गया, X ब्रश से D में गया, फिर C में गया, फिर B में गया, फिर A में गया। तो हाफ रोटेशन के बाद हम क्या देख रहे हैं, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। पहले करंट की डायरेक्शन क्या थी, ABCD, अब करंट की डायरेक्शन क्या है, DCBA। करंट की डायरेक्शन अब जस्ट पहले से रिवर्स हो गई, DCBA, ये इस डायरेक्शन में अब हमारा करंट फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से X ब्रश, फिर D में, फिर C में, फिर B में, फिर A में और फिर Y ब्रश में और फिर वापस नेगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब CD में क्योंकि करंट की डायरेक्शन मुझसे अवे है, तो अब CD में जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। पहले CD में करंट की डायरेक्शन किधर को थी, हमारी तरफ को करंट आ रहा था। अगर मैं सामने बैठी हूँ इसकी तो मेरी तरफ को करंट आ रहा था। तो अब क्या हो रहा है, CD में करंट मुझसे अवे जा रहा है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी सेम है, नॉर्थ टू साउथ। तो अब CD में फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और AB में भी क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। जब AB में करंट की डायरेक्शन हमसे अवे थी
तब क्या हो रहा था, तब ए बी नीचे की तरफ जा रही थी, फोर्स उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। करंट रिवर्स होते ही अब ए बी में फोर्स इसके रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा, यानी पहले डाउनवर्ड लग रहा था तो अब ए बी में फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा, सी डी नीचे जाएगी और ए बी ऊपर जाएगी। फिर क्या होगा, फिर हाफ रोटेशन के बाद ए बी यहाँ आ जाएगी और सी डी यहाँ आ जाएगी, तो फिर से पहले वाला केस आ जाएगा, पहले वाला सिनेरियो हो जाएगा। ए बी यहाँ आएगी तो वो ब्रश एक्स के साथ में कनेक्ट हो जाएगी, तो उस पर करंट की डायरेक्शन फिर रिवर्स हो जाएगी। अब फिर से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमसे अवे हो जाएगी, तो फिर से इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ऐसी सी डी जब पहले वाली जगह पर वापस चली जाएगी तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन फिर से रिवर्स हो जाएगी, करंट हमारी तरफ आने लगेगा, तो सी डी में फिर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस तरह से हमारी कॉइल ये लगातार रोटेट होना शुरू हो जाएगी। होगा क्या उससे, जो भी पार्ट यहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है जो भी पार्ट लेफ्ट में आ रहा है, चाहे वो ए बी है सी डी है, उसमें तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमसे अवे है तो वो किधर की तरफ को मूव करेगा, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और जो भी पार्ट इधर राइट में आ रहा है उसमें करंट की डायरेक्शन क्योंकि हमारी तरफ को है तो इसलिए वो उस पर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ को मूव करेगा। तो ये वाला पार्ट ऊपर मूव करेगा, ये वाला पार्ट नीचे मूव करेगा, तो हमारी एक कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें होना शुरू हो जाएगा। जब तक हम ये करंट सप्लाई करते रहेंगे तब तक हमारी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहेगी। जैसे ही हम करंट सप्लाई करना बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो हमारी कॉइल भी रोटेट करना बंद कर देगी क्योंकि उस पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो ये जो हमारी रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है, क्योंकि ये कनेक्टेड है एक एक्सेल के साथ, तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी उसके साथ में ये एक्सेल भी रोटेट करेगा। और ये एक्सेल को हम जिस भी किसी डिवाइस के साथ में कनेक्ट करेंगे वो डिवाइस में, जैसे हमने फैन के ब्लेड्स के साथ या मिक्सर के ब्लेड्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया तो वो ब्लेड्स भी रोटेट करना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। क्या देखा हमने यहाँ पर एक यहाँ पर दो मैग्नेट्स हमने रखी हुई हैं, एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल। बीच में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD रखी हुई है जो कि स्प्लिट रिंग्स P और Q से कनेक्टेड है और P और Q कनेक्टेड है एक्सेल से। ठीक है, और इस सारा जो अभी तक हमने ऑपरेटर्स ये देखा है, इसमें करंट फ्लो करने के लिए हमने आउटर सर्किट एक बैटरी ले रखी है और एक स्विच ले रखा है, और ब्रशेस X और Y की हेल्प से इस सर्किट से हमने रेक्टेंगुलर कॉइल को ज्वाइन किया हुआ है। ये X और Y हमारी स्प्लिट रिंग को बस लाइटली टच कर रहे हैं। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे और इस ABCD कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर होगा क्या, जब AB में करंट फ्लो होगा हमसे अवे डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है हमारी नॉर्थ टू साउथ, तो हम देखेंगे कि AB पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये डायरेक्शन हमने कैसे पता लगाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करके। और ऐसे CD में करंट हमारी तरफ आ रहा है तो CD में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये भी नीचे जाएगी, CD ऊपर आएगी। हाफ रोटेशन होते होते इतना मोमेंटम ये गेन कर चुकी है, इसकी वेलोसिटी इतनी हो चुकी है कि वो बाकी का आधा भी गिर जाएगी। यहाँ तक आते आते जब ये वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकल होते होते इसकी वेलोसिटी क्योंकि इतनी है तो ये बाकी का आधा अपने आप से गिर जाएगी। तो हाफ रोटेशन के बाद CD आ जाएगी लेफ्ट में और AB आ जाएगी राइट में। CD लेफ्ट में और AB राइट में। जो भी साइड, जो भी आर्म लेफ्ट में आएगी वो एक्स ब्रश से कनेक्ट होगी तो उसमें करंट की डायरेक्शन हमसे अवे होगी। और जो भी आर्म राइट में आएगी वो क्योंकि वाई ब्रश से कनेक्टेड है तो उसमें करंट की डायरेक्शन हमारी तरफ है। तो अब CD में क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो अब CD नीचे जाएगी ऊपर जाने की बजाय, और AB में भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो पहले AB नीचे जा रही थी, अब AB ऊपर जाएगी। तो जो भी आर्म लेफ्ट में आएगी वो नीचे जाएगी, जो भी राइट में आएगी वो ऊपर जाएगी, और इस तरह से जब तक करंट सप्लाई होता रहेगा हमारी ये ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहेगी। और ये क्योंकि एक्सेल से कनेक्टेड है तो इसके साथ में एक्सेल भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारी मोटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और
प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये काम करती है। ये तो एक बहुत सिंपल सी मोटर हमने यहाँ पर बना रखी थी, लेकिन कमर्शियल मोटर्स जो हम मशीन्स में मोटर्स यूज़ करते हैं उसमें हम थोड़े से चेंजेस इससे रखते हैं, थोड़ा सा वो उससे अलग होती है। क्या करते हैं, एक तो हम उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बना सकते हैं। दूसरा, ये जो करंट कैरिंग कॉइल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इस करंट, यहाँ तो हमने देखा है सिंगल कॉइल हमने लगा रखी है, लेकिन हमें ये पता है कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स एक साथ होंगी तो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगी और उतना ही ज़्यादा फोर्स इस पर एग्जर्ट होगा। तो इस कंडक्टिंग वायर में जो भी हमने करंट कैरिंग कॉइल ले रखी है, इसके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक सिंगल कॉइल यूज़ नहीं करते, बहुत सारी कॉइल्स एक साथ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। दूसरा, इस कॉइल को हम एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेट देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम करंट पास करते हैं तो वो सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाता है और उस वो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे फोर्स भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट जब पढ़े थे तो तब हमने पढ़ा था। तो ये जो सॉफ्ट आयरन की कोर है जिस पर हमने कॉइल को लपेटा हुआ है, ठीक है, कॉइल कॉइल को लपेटा हुआ है, और ये कॉइल प्लस ये सॉफ्ट आयरन की कोर, इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या है, कॉइल तो है ही, जैसे रेक्टेंगुलर कॉइल थी हमारे पास, कॉइल प्लस सॉफ्ट आयरन कोर जिसके ऊपर हमने वो कॉइल लपेटी हुई है, उसको मिलाकर, हम दोनों को मिलाकर बोलते हैं आर्मेचर। तो हम कमर्शियल मोटर्स में रेक्टेंगुलर कॉइल यूज़ नहीं करके हम आर्मेचर यूज़ करते हैं, ताकि मोटर की पावर बढ़ जाए, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा और उतनी ही हमारी मोटर की पावर ज़्यादा होगी। स्प्लिट रिंग की अगर हम बात करें तो स्प्लिट रिंग यहाँ पर क्या कर रही है, इसी स्प्लिट रिंग के कारण ऐसा हो रहा है कि जो भी आर्म यहाँ आती है, जो भी आर्म लेफ्ट में आती है, वो क्योंकि एक्स ब्रश से कनेक्ट होती है तो उसमें करंट की डायरेक्शन हमसे अवे होती है, और जो भी आर्म यहाँ राइट में आती है क्योंकि वो वाई ब्रश से कनेक्ट हो जाती है तो उसमें करंट की डायरेक्शन हमारी तरफ होती है। तो यानी जो भी आर्म लेफ्ट में आ रही है वो नीचे जा रही है, जो भी आर्म राइट में आ रही है वो ऊपर जा रही है। तो इससे हो क्या रहा है कि ए बी जब लेफ्ट में है तो ए बी में करंट की डायरेक्शन हमसे अगर अवे है, तो ए बी जब राइट में आएगी उसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, वो हमारी तरफ हो जाएगी। अगर सपोज कीजिए ऐसा नहीं होता तो क्या होता, हमारी जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ये कंप्लीट रोटेशन लेती ही नहीं, ये पहले ऐसे घूमती, फिर वापस ऐसे घूमती, फिर वापस ऐसे घूमती, इस तरह के हाफ रोटेशंस बस ये लेती रहती। सपोज कीजिए ए बी में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जब वो राइट में चली गई तब क्या होता, ए बी में करंट हमसे अवे होता तो ए बी पर अभी भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है ना। तो उससे क्या होता, और सी डी यहाँ पर होती है, सी डी में फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता। तो पहले जब सी डी में अपवर्ड लग रहा था, ए बी में डाउनवर्ड लग रहा था, तो सी डी ऊपर जा रही थी, ए बी नीचे जा रही थी। अब अगर उल्टा होने पर भी करंट की डायरेक्शन सेम ही रहती, तो ए बी यहाँ आती और सी डी यहाँ आती, तो तब भी क्या होता, तब ए बी जो है वो नीचे जाती और सी डी ऊपर आती, तो हमारी जो कॉइल है वो इस तरह से रोटेट कर, पूरा रोटेट नहीं होती, वो बस ऐसे ऐसे घूमती रहती, आधा आधा रोटेशन वो लेती रहती, ठीक है। तो ये जो स्प्लिट रिंग है इसका काम क्या है, ये इस रेक्टेंगुलर कॉइल की आर्म्स में करंट की डायरेक्शन को हर हाफ रोटेशन के बाद रिवर्स कर रही है, जिससे फ़ायदा क्या है, जो भी आर्म लेफ्ट में आ रही है उस पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो भी राइट में जा रही है उस पर अपर डायरेक्शन में लग रहा है, और हमारी कॉइल कंप्लीट रोटेशन कर पा रही है। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जो कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करती है, जैसे कि यहाँ स्प्लिटरिंग करी है, उस डिवाइस को हम कम्यूटेटर कहते हैं, ठीक है। तो स्प्लिटरिंग का यहाँ मोटर में काम क्या है, हमारी स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर की तरह एक्ट कर रही है। इसका काम है हमारी कॉइल की आर्म्स में हर हाफ रोटेशन के बाद करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देना, ताकि हमारी कॉइल एक ही डायरेक्शन में रोटेट होती रहे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का बचा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
ये जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन होती है वहाँ देखेंगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।